everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. तो आज इस वीडियो में हम लोग एक और पावर बीआई का प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो लास्ट प्रोजेक्ट थोड़े से बेसिक लेवल के, बिगनर लेवल के थे एंड इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा लेवल हम लोग ऊपर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले 2 वीडियोस में बताया कि मैं धीरे धीरे पावर बीआई के प्रोजेक्ट के लेवल को इंक्रीज करूंगी, क्योंकि एकदम से इंक्रीज करूंगी तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी समझने में। सो आज हम लोग देखते हैं एक अमेजिंग सा प्रोजेक्ट। ये है मेरा डेटा सेट। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। बेसिकली हम लोगों को इस डेटा सेट से बेसिकली एक्सट्रैक्ट क्या क्या करना है, क्या अपने डैशबोर्ड में बनाना है, क्या अपने रिपोर्ट में डालना है। वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो हमारा डेटा सेट है। इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है। देखो बुकिंग आईडी है। बेसिकली ये पूरा डेटा सेट जो है वो होटल बुकिंग पे है। मींस देखो यहाँ पे आप लोग को समझ आ ही रहा होगा कि देखो यहाँ बुकिंग आईडी है, ये होटल है। अब होटल में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक रिसोर्ट है या सिटी है। सिटी भी है, एक होटल, एक रिसोर्ट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बुकिंग डेट है, फिर बुकिंग डेट के बाद अब अराइवल डेट भी है, नाइट्स है, गेस्ट है, लीड टाइम है। लीड टाइम का मतलब होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी ये बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो मैं जब आपको डेटा सेट से अभी एक्सट्रैक्ट करूंगी एंड देन जब विजुअलाइजेशन करेंगे हम लोग, तो ग्राफ में हम लोग लीड टाइम का मतलब समझेंगे। देन हमारे पास कस्टमर टाइप, कंट्री, डिपॉजिट टाइप। मीन्स बेसिकली आप लोग को ये देख के ही समझ आ रहा होगा कि ये हमारा होटल का बुकिंग का ये डेटा सेट है, ठीक है। कितना रेवेन्यू हुआ, कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, कितने लोगों ने कैंसिल किया। मींस जो लोग ने कैंसिल किया उनका 1 हो जाएगा, जिन लोगों ने कैंसिल नहीं किया उनका 0 हो जाएगा। मींस जैसे यस और नो पे होता है ना, यस होने पे 1 हो जाता है, नो होने पे 0 हो जाता है। तो वही यहाँ पे कैंसिल्ड है, कितने लोगों ने कैंसिल कर दिया, बुकिंग किया बट फिर बाद में कैंसिल कर दिया। फिर अपडेट कितना है, स्टेटस क्या है, चेकआउट, कैंसिल जो भी है, ये एवरेज डेली रेट क्या है, डिपॉजिट टाइप कैसी है, कंट्री, सब कुछ। तो बेसिकली ये पूरा हमारा जो है ये डेटा सेट हो गया होटल बुकिंग का। अब हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, मींस हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं चाहिए। अब हमें जैसे कि ये नहीं चाहिए कि नाइट्स क्या, गेस्ट कितने आए, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या कस्टमर टाइप, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मुझे इस डेटा सेट से बेसिकली क्या चाहिए, अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये 2015 से 2017 तक का हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। इस पूरे डेटा सेट जो है ये 2015 से 2017 तक के होटल बुकिंग का डेटा है। और 2 होटल है हमारे पास, रिसोर्ट होटल, एक सिटी होटल। तो मुझे क्या बेसिकली करना है, मुझे रिसोर्ट होटल का चाहिए। इस पूरे डेटा सेट में मुझे सिटी होटल का कुछ नहीं चाहिए, मुझे रिसोर्ट होटल का रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा रेवेन्यू हो गया, कितना रेवेन्यू हुआ, टोटल रेवेन्यू चाहिए। साथ में मेरा टोटल रेवेन्यू लॉस, कितना लॉस हुआ मुझे वो चाहिए। साथ में मुझे इस होटल का मींस रिसोर्ट होटल का कैंसिलेशन चाहिए, मींस टोटल कैंसिलेशन कितने हुए या फिर परसेंटेज ऑफ कैंसिलेशन कितने हुए। साथ में मुझे ये एवरेज डेली रेट, ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे एक ये चाहिए। एंड ये सब मुझे मंथली बेसिस पे चाहिए। जैसे कि हमारा कितने रेवेन्यू इस जनवरी मंथ में कितना हुआ, मार्च मंथ में कितना हुआ, मुझे ये मंथली बेसिस पे चाहिए। तो आप लोग जैसे कोई यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास तो यहाँ से बुकिंग डेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे तो यहाँ मंथ या फिर कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा है, मंथ या पर्टिकुलरली अलग से ईयर नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डेटा टेबल भी बनाना पड़ेगा। तो वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि हमें ये कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग कैसे मंथली वाइज हम लोग इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, कैसे विजुअल्स क्रिएट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे चलते हैं, ठीक है। ये आ गए हम लोग अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया अपने लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स में, हमें यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। तो हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेरा एक्सेल है, आपका अगर सीएसवी है तो आप लोग सीएसवी वाले पे गेट डेटा करके मोर पे जाके सीएसवी क्लिक करना है, या यहाँ भी ऑप्शन है टेक्स्ट और सीएसवी। तो अभी मेरा एक्सेल ही है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो यहाँ क्लिक करने के बाद मेरा डेटा सेट में देखो रो डेटा करके मेरा ये डेटा सेट का नेम है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो शायद ये इंपोर्ट हो चुका है, लोड हो रहा है। तो देखो ये आ गया मेरा। तो मैं अपने इस टेबल को इंपोर्ट करूंगी, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म में बाद में करूंगी, पहले लोड कर लेते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो भी लगाना होगा वो धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर रही हूँ, उस हिसाब से आप लोग भी चेंज करना। अब क्रिएट हो रहा है मॉडल, डेटा तो लोड हो रहा है।
तो डेटा सारे लोड हो चुके हैं। तो अब देखो, अब हम लोग अपने डेटा टैब में जाएंगे। ये जैसे कि मॉडल है हमारा, मॉडल पे भी हमें आज वर्क करना होगा, बट पहले हम लोग डेटा में जाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो चलो, ये रहा मेरा डेटा। लोड होने में टाइम हो रहा है। हाँ चलो, आ गया ना। बुकिंग आईडी है, होटल है, बुकिंग डेट, सब कुछ तो आ गया मेरा। कॉलम 18 क्या है, व्हाट इज दिस, इसको डिलीट कर देते हैं। इस तो चलो, ये लास्ट कॉलम तो पता नहीं क्या था, कॉलम 18, वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो ब्लैंक था। तो चलो, ये मेरा डेटा है। अब इसको ये स्टार्टिंग से दिखा रहा है, मैं काम करती हूँ, सॉर्ट असेंडिंग कर देती हूँ। हाँ अब ठीक है। अब चलो, बुकिंग आईडी उस हिसाब से दिख रही है मेरे पास। तो ये हो गया मेरा डेटा सेट, तो इंपोर्ट हो गया। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, मुझे सब कुछ मेरा जो रेवेन्यू लॉस हुआ है, परसेंटेज कैन रेवेन्यू, रेवेन्यू लॉस, या जो भी कैंसिलेशन, ये एवरेज डेली रेट, कितने परसेंट कैंसिलेशन हुए, टोटल कैंसिलेशन कितने हुए, तो ये सब मुझे मंथली वाइज देखना है, ईयरली वाइज नहीं देखना है। ठीक है, मुझे मंथली वाइज देखना है। एंड तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ना एक अलग से डेटा टेबल बनाना पड़ेगा। तो अब तक हम लोगों ने दोनों प्रोजेक्ट्स में सिर्फ नॉर्मली क्या किया था, इंपोर्ट किया था, उसमें थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए थे, और इंपोर्ट करके और देन हम लोग शुरू कर दिए थे विजुअलाइजेशन करना, मीन्स हम लोग अपना विजुअल्स बना रहे थे। बट यहाँ पे अब हमें क्या जरूरत पड़ गई, देखो हमारे पास मंथ कॉलम है ही नहीं। तो अब इस केस में अब हमें मंथली चाहिए या फिर हमें वीक डेज में चाहिए। जैसे मान लो मुझे चाहिए कि वीकली मेरा कितना रेवेन्यू हुआ है, वीकली कितने लोग कैंसिल कर रहे हैं, वो सब मुझे चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, हमारे डेटा सेट में तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो कभी कभी इस केसेस में हमें अपना खुद का डेटा टेबल क्रिएट करना होता है। नॉट ओनली दिस, सपोज हमें इस टेबल से ही कुछ एक्सट्रैक्ट करना, हम चाहते हैं एक अलग टेबल में डालना उसको, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उस केस में हमें अलग से अपना एक डेटा टेबल बनाना होता है। तो ये एक डेटा टेबल है, साथ में हमें एक और डेटा टेबल बनाना पड़ सकता है, या 2-3 ऐसे डेटा टेबल बनाने पड़ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डेटा टेबल कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल सा डेटा टेबल बनाऊंगी, सिर्फ उसमें डेट एंड ईयर एंड वीकडेज यही सब डालूंगी, बट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, डेटा टेबल भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलो, वो एक बनाना स्टार्ट करते हैं। सो डेटा टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग होम टैब में जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारा होम टैब है। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशंस ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, न्यू टेबल, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपका यहाँ एक एम्प्टी टेबल बन जाएगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने टेबल का नाम टेबल रखा है, बट यहाँ पे मैं अपने टेबल का नाम कैलेंडर कर देती हूँ। आप लोग कुछ और भी रख सकते हो। अब इसके बाद मैं यहाँ कैलेंडर ऑटो दूंगी, पहले ये लिखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने कैलेंडर ऑटो क्यों लिखा है। एंटर करती हूँ। अब देखना, तो देखो यहाँ पे मेरे पास डेट आ गया। और आप लोग नोटिस करना, ये जो डेट की रेंज है वो मेरे मॉडल से मैच हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कैलेंडर ऑटो लिखने से ये ऑटोमेटिकली उसी रेंज का डेट्स लेगा जो मेरे मॉडल में है। तो जैसे कि मैंने अपने डेटा मॉडल में आपको दिखाया, मेरा जो डेट का रेंज था वो मेरा देखो 2013 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 2013 टू 17 मेरे डेट्स हैं। ठीक है, ठीक, देखो 2017 तक है, हमारे 2013 से स्टार्ट हुआ है, 2017 तक है। ठीक है, इसीलिए ये कैलेंडर ऑटो लिखने से क्या हुआ, मेरे जो मॉडल में डेट था उसी रेंज के डेट्स मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो ये बहुत जरूरी है, इसको कभी मत भूलना, नहीं तो अगर आप ऐसी कैलेंडर लिखोगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट अभी के डेट या रैंडम डेट्स दे देगा। तो अगर आपको अपने मॉडल से कनेक्ट करना है, अपने मॉडल के जो भी ईयर्स है उसके अनुसार आपको डालना, उसी रेंज की चाहिए आपको डेट्स या ईयर, तो आप लोग कैलेंडर ऑटो जरूर, ये ऑटोमेटिकली आपको उसी रेंज पे ईयर्स देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो, वापस हम लोग होम टैब में जाएंगे। अब धीरे धीरे हमें यहाँ पे कॉलम्स ऐड करने होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली एक टैग्स क्वेरी लिख सकते हो ऐड कॉलम्स करके। तो वो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि डायरेक्टली आप लोग कैसे टैग्स क्वेरी लिख से सारे एक बार में कर सकते हो। बट अभी मैं एक एक करके कॉलम्स ऐड करके दिखाऊंगी कि मुझे आज वो कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो चलो, कॉलम्स हम लोग ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो वापस यहाँ पे हम लोग जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस में न्यू कॉलम दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे होवर करने पे आ भी रहा है, राइट अ टैक्स एक्सप्रेशन दैट क्रिएट्स अ न्यू कॉलम इन द सिलेक्टेड टेबल। तो अभी हम लोग इस पे न्यू कॉलम क्लिक करते हैं।
ठीक है। अब इस कॉलम के लिए हम लोग टैक्स क्वेरी लिखेंगे, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो चाहिए वो है मुझे अपना ईयर चाहिए, ठीक है। तो ईयर के लिए टैक्स क्वेरी लिख देते हैं, तो मैं अपने कॉलम का नाम ईयर ही दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ और भी रख सकते हो, तो ईयर मैंने लिखा। अब इसके बाद मुझे ईयर चाहिए, ठीक है। ये एक फंक्शन है fx, आपको दिख रहा होगा। ईयर लिखने के बाद अब मैं अपना ये टेबल ही लूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी टेबल से अपने ईयर एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे यहाँ 2013 है तो यहाँ 2013 प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो अब मैं यही कैलेंडर ले लूंगी और टेबल लूंगी, और इसे अब मैं क्लोज कर देती हूँ। देखो, तो अब आ गया ना, मेरा क्या आ गया, डेट आ गया, और इसके अकॉर्डिंगली मेरा ईयर भी आ गया है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, रेंज भी आ गया, मेरा ईयर भी आ गया। अब मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, वीक डेज साइड चाहिए मुझे। मेरा ये डेटा टैब है, तो अब मुझे ईयरली वाइज तो मिल जाएगा, मंथली वाइज, हाँ मंथली वाइज मुझे चाहिए था ना, हाँ मंथली वाइज रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू लॉस मंथली वाइज चाहिए, और साथ में एक वीकडेज वाला भी कर लेते हैं, मींस ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला वो भी एक डाल लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हम लोग और क्या क्या डाल सकते हैं। तो ये हो गया एक। अब हम लोग एक और न्यू कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है। इसके लिए अब कॉलम, तो चलो इसके लिए अब हम लोग फिर से यहाँ पे, मुझे अब मंथ चाहिए ना, तो मैं अपने कॉलम का नाम मंथ डाल रही हूँ, इक्वल्स टू अगेन मेरा मंथ फंक्शन आ गया, और इसमें मैं डाल रही हूँ अपना कैलेंडर और डेट। तो इसी डेट से ये मेरा कैलेंडर टेबल से मेरा ये डेट उठाएगा, इसी के अकॉर्डिंगली जो मेरा मंथ होगा वो डिस्प्ले करेगा। मींस वहां अगर 01/01/2013 है तो यहाँ मेरा जान आना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली, इसलिए हम लोग इस तरीके से टैक्स क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे देखो, आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन में खुद आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्लिक कर देते हैं, ब्रैकेट बंद, एंड। देखना अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा मंथ मेरा आ गया। अब इसका टाइप चेंज कर देते हैं। अब देखो, ये तो 12, ये पूरा है इस तरीके से मंथ आ रहा है, मींस ये बेसिकली मेरा मंथ नंबर दे रहा है। तो अब मुझे फॉर्मेट यहाँ चेंज करना है, तो आप लोग फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। सो हम लोग एक काम करते हैं, इस मंथ को ऐसे ही रहने देते हैं, एंड हम लोग एक न्यू कॉलम बनाते हैं, ठीक है। आप लोग इसे डिलीट भी कर सकते हो, हम लोग बाद में डिलीट भी कर देंगे, बट देखो इस तरीके से अगर आपको नंबरिंग में चाहिए, मींस मंथ नंबर चाहिए, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैं इसका नाम भी चेंज कर देती हूँ, ये हो गया हमारा मंथ नंबर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, मुझे जनवरी फरवरी इस तरीके से चाहिए, राइट। तब जैसे यहाँ 1/01/01 है तो मुझे जनवरी चाहिए, तो इस तरीके से मुझे चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग अगेन एक न्यू कॉलम लेते हैं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसको करना है। तो अगेन मैं यहाँ लिखूंगी मंथ लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लोग मंथ नहीं लिखेंगे, मंथ फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ फॉर्मेट फंक्शन का यूज करेंगे। हमें फॉर्मेटिंग करनी है, क्यों, बिकॉज अब हमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो अब हम लोग फॉर्मेटिंग देखो किस तरीके से करते हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ मैं अपना कैलेंडर से डेट निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये करने के बाद कॉमा लगाती हूँ, और अब मुझे फॉर्मेटिंग किस बेसिस पे चाहिए, देखो मुझे मंथ चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगी MM भी लिख सकते हैं, या मैं 3 का ले रही हूँ MM, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं। अब एंटर मारते हैं, अब देखो क्या आता है। देखो मेरा आ गया ना, JAN, यही तो मुझे चाहिए था, ये इसी चीज को तो मुझे वहां विजुअलाइज करना है। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो। अब आप इसे हटा भी सकते हो, आप लोग चाहो तो इसे रख सकते हो या हटा सकते हो, बट मुझे तो ये जैन फरवरी यही वाली यूज करनी है। अगर आपको ये यूज करना तो आप लोग ये यूज कर लेना, ये भी अच्छा है। ये मीन्स 1 to 12 डायरेक्टली शो हो रहा है, और ये है कि जनवरी फरवरी इस तरीके से मेरा शो हो रहा है। तो ये हो गया मेरा डेट, हो गया मेरा डेट। तो यहाँ मेरा ऑटो पॉपुलेट हुआ मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग। ईयर मेरा आ गया, मंथ आ गया, ये दोनों मुझे जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, मुझे अब वीक डेज चाहिए। तो अब देखते हैं वीक डेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं एक न्यू कॉलम लूंगी। वीकडेज मीन्स मुझे क्या चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इस तरीके से, ताकि मैं विजुअलाइज कर पाऊँ कि वीकली मेरा क्या हो रहा है, मतलब वीकडेज में मेरे किस वीक में, किस वीक डे में मेरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू हुआ या लॉस हुआ, या किस वीक में ज्यादा कैंसिलेशन हुआ, उस तरीके का मुझे विजुअल्स देखना है, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। आप लोग स्किप भी कर सकते हो। वीक डेज इज इक्वल्स टू
अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ही यूज करूंगी, क्योंकि मुझे वीकडेज ऐसे नंबरिंग में नहीं चाहिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, मुझे यहाँ पे अगेन फॉर्मेटिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगेन मैं यहाँ से निकालूंगी कैलेंडर टेबल डेट एंड देन कॉमा एंड DTT। सी देखो मेरा डेट आ गया, मीन्स 1/1/2013 को मेरा ट्यूसडे था, 2/01/2013 को मेरा वेडनेसडे था, उस हिसाब से मेरे यहाँ पे वीकडेज आ गए हैं। तो मेरे वीकडेज भी आ गए। अब मुझे क्या है, अब मुझे वीक नंबर तो चाहिए नहीं, बेसिकली मेरा काम हो गया, मुझे तो मंथ नंबर भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ हटा भी सकते हो, और वीक नंबर अगर आपको डालना है तो वीक नंबर भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक आपको जैसे मैंने मंथ नंबर डाला वैसे आप वीक नंबर वीक डेज डाल देना। तो वीक नंबर डालने के लिए आप वीकडे लिख देना। एक बार मैं करके दिखाई देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मंथ नंबर है, वैसे हम लोग वीक नंबर भी एक बना ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वीक नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन लूंगी मैं वीकडे। देखो अब उसमें हमने मंथ लिया था, यहाँ पे हम फंक्शन ले रहे हैं, वैसे ही कैलेंडर डेट यहाँ से ऑटो पॉपुलेट मेरा होगा। एंटर मारने पे देखो अब मेरा वीक नंबर इस तरीके से आ गया। मीन्स देखो ट्यूसडे थर्सडे की तरह संडे 1 है, उस हिसाब से ट्यूसडे 3 पड़ा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला था ना 1 से 7 तक आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आ गया। तो इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे ईयर की जरूरत है, मंथ की जरूरत है एंड वीकडेज की जरूरत है। ये तीन मैं ले रही हूँ, आप लोग चाहो तो मंथ नंबर या वीक नंबर भी ले सकते हो। तो देखो किस तरीके से हमारा एक टेबल बन गया कि नहीं। अगर हम लोगों को कुछ एक्सट्रैक्ट करना है या हमें कुछ और टेबल्स बनाने हैं तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास 2 टेबल हो गए, कैलेंडर टेबल, एक डेटा टेबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपने मॉडल को देख लेते हैं कि क्या मॉडल है। अब देखो यहाँ पे हमने टेबल तो बना दिया, बट अब इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं है, तो अब हम लोग विजुलाइज कैसे करेंगे। जितने ज्यादा टेबल्स हो, हमें सारे टेबल्स में रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को मैं अराइवल डेट को डेट से कंबाइन करूंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए बेसिकली जोड़ना होता है, बेसिकली 2 टेबल के बीच रिलेशनशिप बताना होता है। ठीक है, तो अब अराइवल डेट और डेट में मैं इसको ड्रैग करूंगी एंड देन देखो यहाँ जैसे प्लस का साइन आ जाएगा, इसको यहाँ ड्रैग कर देना। तो देखो अराइवल डेट और डेट मेरा क्या है, 1 to n रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, 1 to मेनी रिलेशनशिप है, तो मेरा यहाँ मॉडल बिल्ड हो गया, मेरा यह मॉडल भी हो गया, रिलेशनशिप भी मैंने बना दिया, टेबल भी बन गया। मैंने इन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी डाल दिया है। अब हम लोग विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली अब हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल आ गए, जो हमें कैलेंडर टेबल अभी बनाया था वो भी आ गया, एंड मेरा जो डेटा टेबल था जो मैंने एक्सेल कंपोर्ट किया था वो भी आ गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और टेबल बना देते हैं, उसमें हम लोग अपने सारे मेजर्स को डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मेरा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू लॉस है, तो अब मुझे टोटल रेवेन्यू टोटल लॉस जो भी है वो एक मेजर्स में डालना है, क्योंकि आज हम लोग टैक्स क्वेरी लिखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी न्यू मेजर डाल के आप लोग लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक अलग से एक टेबल बना के अलग से लिखेंगे तो आपको भी समझने में इजी होगा और मुझे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वो हम लोग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो इंटर डेटा आएगा, यहाँ पे आप होवर करोगे तो आपको दिख जाएगा क्रिएट अ न्यू टेबल बाय टाइपिंग और पेस्टिंग इन न्यू कंटेंट। तो यहाँ पे एक क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल सा टेबल बना लेंगे एंड टेबल का नाम दे देते हैं। इसमें कुछ कॉलम वॉलम कुछ नहीं ऐड करना है, इसमें हम लोग सिर्फ अपने मेजर्स डालेंगे, मतलब जो भी हम लोग टैक्स कैलकुलेशंस करेंगे वो इसमें डालेंगे। तो ऑल मेजर्स एंड लोड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा टेबल। हाँ देखो आ गया ना मेरा टेबल। अब इसी में स्टार्ट करते हैं हम लोग मेजर्स डालना। होम टैब में न्यू मेजर्स, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे रेवेन्यू चाहिए, मीन्स मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए। अब बाय डिफॉल्ट ये मेजर ही ले रहा है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी चेंज करके टोटल
रेवेन्यू, तो ये मुझे कहाँ से उठाना है, डेटा टेबल से, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू अब मुझे सम फंक्शन लूंगी एंड देन डेटा एंड रेवेन्यू। यहाँ पे आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही लिखोगे सम फंक्शन लिखा, डेटा लिखा, देखो यहाँ पे सारे कॉलम्स मेरे आ गए, कौन सा चूज करना है। तो मुझे रेवेन्यू लॉस नहीं, रेवेन्यू लेना है, मुझे टोटल रेवेन्यू यहाँ निकालनी है। तो रेवेन्यू पे क्लिक किया, ब्रैकेट बंद, तो देखो मेरा एक ये टोटल रेवेन्यू बन के आ गया। अब इसको मैं जनरल की जगह करेंसी कर देती हूँ, क्योंकि ये करेंसी में रहेगा, राइट। इसको भी ऑटो की जगह 0 कर देते हैं, तो ठीक रहेगा, क्लीन दिखेगा। नाउ अब इसके बाद अगेन मुझे एक और मेजर डालना है, तो न्यू मेजर अगेन, अब मुझे इस बार लॉस दिखाना है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू लॉस। तो यहाँ मैं लिखूंगी, डायरेक्ट लिख देती हूँ, रेवेन्यू लॉस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन सम फंक्शन, देन डेटा जो मेरे टेबल का नाम है, एंड देन यहाँ पे इस बार हम लोग लेंगे रेवेन्यू लॉस, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसे भी मैं डाल देती हूँ करेंसी में, बाय डिफॉल्ट ये लेगा मेरा डॉलर वाली बस, एंड देन 0। तो 2 मेजर्स मेरे आ गए। अभी के लिए तो मेरा काम हो गया, इसके बाद हम लोग और मेजर्स बनाएंगे। पहले हम लोग इससे जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, मींस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल लॉस डिस्प्ले करानी है, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना चार्ट देख लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट ले रही हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको ले लूंगी। उसके बाद मैंने जैसे कि बताया, मुझे मंथली वाइज देखना था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको किस तरीके से मुझे देखना है, मंथली वाइज नहीं देखना, मुझे ईयरली वाइज नहीं देखना, क्योंकि ईयर में मुझे, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे सिर्फ 2016 का दिखे, ठीक है, 2016 का मंथली वाइज दिखे। तब ईयर हम लोग बाद में देंगे, क्योंकि ईयर हम लोग पूरे पेज पे लगाने वाले, मींस पूरे डैशबोर्ड पे सिर्फ 2016 का ही पूरे ये में लगेगा, पूरे पेजेस में सारे वीडियोस में लगेगा। वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि आप एक बार में कैसे डाल सकते हो, एक एक करके सारे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग मंथली वाइज दे रहे हैं, तो सबसे पहले मंथ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करना है, आप लोग ट्रैक भी कर सकते हो। तो अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू लॉस एंड टोटल रेवेन्यू। तो देखो ये आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू लॉस, ठीक है। देखो नीचे वाला मेरा क्या है, रेवेन्यू लॉस है, ऊपर वाला मेरा टोटल रेवेन्यू है। अब इसको मैं शॉर्ट एक्सेस, ये रेवेन्यू लॉस है ना, मंथली बाय शॉर्ट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा नीचे रख देते हैं, क्योंकि यहाँ मैं अपना हेडिंग लगाऊं। इसको थोड़ा एडिटिंग वेडिंग बाद में देखेंगे, पहले ये बना लेते हैं, हम सारे विजुअल्स बना लेते हैं। देखो अब ये मंथली वाइज मेरा डिस्प्ले हो रहा है, तो अब आप लोग देख सकते हो अगस्त में मेरा सबसे ज्यादा है, एंड देन जुलाई में सबसे ज्यादा मेरे रेवेन्यू या लॉस भी सबसे ज्यादा मेरा एक ही दोनों में हुआ है। ओके, सो ये मेरा निकल के आ गया ग्राफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू लॉस का, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, सो इसके बाद मुझे क्या चाहिए अपने नेक्स्ट विजुअल में, मुझे चाहिए एवरेज डेली रेट एंड साथ में परसेंटेज कैलकुलेशंस या टोटल कैलकुलेशन। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मुझे तो अभी डैक्स कैलकुलेशन लिखना होगा एवरेज डेली रेट के लिए। तो चलो एक न्यू मेजर लेते हैं हम लोग, होम टैब में जाते हैं, न्यू मेजर, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एवरेज डेली रेट इज इक्वल्स टू, अब देन मेरे को जैसे एवरेज निकालना है उन पूरे एवरेज डेली रेट का, तो मैं एवरेज लूंगी एंड देन अपना टेबल लूंगी डेटा, एंड इसमें से मैं अपना एवरेज डेली रेट निकालूंगी एंड देन ब्रैकेट बंद, एंड ये देखो मेरा हो गया। अब जैसे ये जनरल में, इसको भी हम लोग करेंसी में कर देंगे, एंड हम लोग इसको ऑटो की जगह 0 कर देंगे। तो ये मेरा एक एवरेज डेली रेट का डैक्स क्वेरी बन गया। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल कैंसिलेशंस भी निकालने हैं एंड परसेंटेज कैंसिलेशंस भी निकालने हैं, बट उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कॉन्सेप्ट सबसे पहले। तो जैसे कि ये मेरा डेटा टेबल था, तो मैंने आप लोगों को कैंसिल कॉलम दिखाया था, यहाँ मेरा 0 एंड 1 दो ही वैल्यू है, ठीक है, 0 एंड 1। 0 मीन्स कैंसिल नहीं हुआ है, 1 मीन्स कैंसिल हुआ है, तो यस और नो में हुआ ना कैंसिल। 1 मतलब यस, 0 मीन्स फॉल्स।
मीन्स ट्रू और फॉल्स वाली चीजें, यस और नो वाली चीजें। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 को लेना है, मीन्स जो 1 वाले हैं उस बेसिस पे मुझे अपने टोटल कैंसिलेशंस निकालने हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो हमारे कैंसिल हुआ है हमें उसका निकालना है। तो सबसे पहले हमें अपने सारे रोज को काउंट करना होगा, उसके बाद हम लोग उस जो भी काउंटेड रोज आएंगे उसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज कर पाएंगे परसेंटेज कैंसिलेशन में या टोटल कैंसिलेशन में। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम लोग काउंट रोज कैसे करेंगे। मीन्स मुझे बेसिकली वो कैंसिल वाली जो कॉलम है उसका पूरा रो को काउंट करना है। तो उसके लिए अगेन हम लोग एक न्यू मेजर लेते हैं, एंड इसको लिख देते हैं हम लोग ट्रांजैक्शंस, नाम दे देते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ और नाम भी दे सकते हो, आप लोग काउंट रोज भी दे सकते हो, बिकॉज इसको हम लोग कहीं यूज नहीं कर रहे हैं अपने विजुअल्स में, जस्ट इसको एज अ टैक्स क्वेरी टोटल कैलकुलेशन या परसेंटेज कैलकुलेशंस निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, काउंट रोज करके एक फंक्शन ऑलरेडी है वो लेना है, एंड देन जो मेरा डेटा है वो उठा लेना है। ठीक है, ये मेरा हो गया काउंट रोज। अब मुझे क्या चाहिए, अगेन एक न्यू मेजर लेना है। अब मैं अपना टोटल कैलकुलेशंस कर पाऊंगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टोटल कैंसिलेशंस, टोटल कैंसिलेशन। इसमें मैं यहाँ पे लूंगी कैलकुलेट फंक्शन जो कि हेल्प करेगा मुझे टोटल कैंसिलेशन कैलकुलेट करने में। अब कैलकुलेट फंक्शंस में हम लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ट्रांजैक्शन टेबल, मींस रोज को काउंट करेगा मेरे पूरे, एंड देन जो डेटा है मेरा, मैं अपना डेटा टेबल ले लेती हूँ। ये मेरा डेटा टेबल है। अब इसमें से मैं अपना ले रही हूँ कैंसिल्ड या 0 वाले कॉलम, एंड इसमें मैं 1 बेसिस पे जो मेरा 1 होगा जिसकी भी वैल्यू उस बेसिस पे कैलकुलेट होगी। इसके बाहर होगा शायद इज इक्वल्स टू 1। हाँ, अब एरर नहीं दे रहा। तो ये मेरा टोटल कैंसिलेशंस निकल के आ गया। देखो यार, टोटल कैंसिलेशन जैसे अब वैसे ही जैसे टोटल कैंसिलेशंस निकाला मैंने, अब वैसे ही परसेंटेज कैलकुलेशंस भी निकालते हैं। अब फिर इसके बाद में दोनों में एक बार ब्रीफली भी समझा दूंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बिकॉज आई नो एक ये न्यू कॉन्सेप्ट मैंने बताया, सारे जो टैक्स क्वेरी है थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप स्लोली ग्रेजुअली जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो अगेन मैं एक न्यू मेजर ले लेती हूँ, एंड इस बार मुझे परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। तो मैं अगेन एक परसेंटेज कैंसिलेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज निकालने के लिए जैसे कि आपको पता है मैं डिवाइड फंक्शंस का यूज करूंगी, एंड देन जो भी मेरे टोटल कैंसिलेशन आए थे उसको उठाना है मुझे, एंड देन मेरे ट्रांजैक्शंस। इसलिए मैंने सबसे पहले मेरे अपने सारे रोज को काउंट कर लिया था, ट्रांजैक्शंस एंड देन ब्रैकेट एंड डिफॉल्ट 0। ठीक है, ये हो गया मेरा परसेंटेज कैलकुलेशंस। तो अब देखो लगभग मेरे सारी चीजें आ गए जो भी मुझे जरूरत है। यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया मुझे एक विजुअल चाहिए एवरेज डेली रेट और परसेंटेज कैंसिलेशन शो करने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो अब हम लोग एक बार समझ लेते हैं ये जो मैंने किया ये जो कैलकुलेट फंक्शन करके मैंने जो टोटल कैंसिलेशंस निकाले हैं या फिर जो परसेंटेज कैंसिलेशंस निकाले हैं उसका मतलब क्या है। तो वो अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने कैंसिलेशन क्राइटेरिया डाला है 1। ठीक है, ये समझ जाओ कि हमने कैंसिलेशन क्राइटेरिया 1 किससे डाला, बिकॉज कैंसिल्ड कॉलम में जो 0 और 1 वैल्यू थे उसमें 1 का वैल्यू, 1 का मतलब यस मीन्स हाँ कैंसिल हुआ है, तो उस वैल्यू पे हम लोग ये ले रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली यही कंडीशन डाली है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन हियर इट इज कैलकुलेटेड, ओके, मींस नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस मींस काउंट रोज वाले जो फंक्शन से मैंने रोज को काउंट किया था, एंड कैंसिलेशन क्राइटेरिया
1 है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ कैंसिल ट्रांजेक्शन्स, मींस जो भी हमने कैंसिल करके रखा है। कैंसिल इसलिए क्योंकि देखो 1 का मतलब कैंसिल, इसलिए मैंने यहाँ 1 मेंशन किया, तो ये आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमें यही हेल्प करेगा टू काउंट द नंबर ऑफ कैंसिल ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल इन द डेटा सेट। तो इसका मतलब यही हुआ। तो ये आप लोग एक बार समझ लेना, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। एंड देन परसेंटेज कैलकुलेशन में हम लोग ने डिवाइड फंक्शन का यूज किया। तो बेसिकली ये हमारा जो है टोटल कैंसिलेशन वो मेरा न्यूमरेटर है एंड देन ट्रांजैक्शन मेरा डिनोमिनेटर है। तो बेसिकली ये हेल्प करेगा हमें टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैंसिलेशंस। तो अब ये जो हमारा थर्ड आर्गुमेंट जो मैंने 0 लिया है, ये हमें बेसिकली ये स्पेसिफाई कर रहा है कि अगर हमारा सपोज करो डिनोमिनेटर 0 है तो उस केस में हमारी जो वैल्यू होगी ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 ही रिटर्न करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 डाले हैं। तो कुछ भी बाय डिवाइडेड बाय 0 तो वो 0 लेगा। तो ये हम लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यू डाला। तो बेसिकली मेरा टोटल ट्रांजेक्शन्स है मेरा बेसिकली हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ द कैंसिल ट्रांजेक्शन एंड by dividing the number of cancelled transaction by the total number of transactions, and it will return a value 0 if there are no transactions means in the data set। तो बेसिकली ये हमारा न्यूमरेटर हो गया या डिनोमिनेटर हो गया, इस वजह से हमें परसेंटेज ऑफ कैंसिलेशंस मिल गए। तो आप लोग बस ये समझ सकते हो कि ये किस तरीके से टैक्स क्वेरी लिखा गया है। आपको अगर कोई भी डाउट हो इन दोनों फॉर्मूला में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। बाकी सारे तो नॉर्मल थे, बाकी सारे टैक्स क्वेरीज तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये बहुत इजी था, एवरेज डेली रेट या रेवेन्यू लॉस, ये तो सिंपली मैंने फंक्शन यूज करके अपने डेटा से कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये तो इजी था। तो ये तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। मुझे लगता है शायद आपको परसेंटेज कैलकुलेशंस या टोटल कैंसिलेशन में थोड़ा सा, फिर भी मैंने अपने तरफ से पूरी ट्राई किया कि आप लोगों को ये सिंपल सा टैक्स क्वेरी समझ आया होगा। ये कर लिया। अब हम लोग चलो अब विजुअल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोगों ने कर लिया था रेवेन्यू लॉस एंड टोटल रेवेन्यू बाय मंथ। तो मंथली वाइज टोटल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू लॉस तो हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे जैसे कि एवरेज डेली रेट एंड परसेंटेज कैलकुलेशन चाहिए, तो हम लोग वो देख लेते हैं। उसके लिए मैं ये कॉलम यूज करूंगी, लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। इस पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ डाल देते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे हेडिंग के लिए स्पेस छोड़ दी है। आप लोग अपने तरीके से कैसे भी अरेंज कर सकते हो, लाइक सबका अपना अपना वे होता है। आप लोग यहाँ भी डाल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग अपने तरीके से इसको अरेंज कर लेना। तो यहाँ पे अगेन देखो मैं यहाँ मंथ लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले फिर से मंथली वाइज ही मुझे करना है। मंथ ले लिया। अब उसके बाद मुझे चाहिए एवरेज डेली रेट, ठीक है, एंड देन परसेंटेज कैलकुलेशंस। परसेंटेज कैंसिलेशंस को मैं सोच रही हूँ अपने, मेरे जैसे कि ये लाइन है तो इसको मैं परसेंटेज कैंसिलेशंस को मैं सोच रही हूँ लाइन में डाल देती हूँ, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से आ गया। अब इसको थोड़ा ना अरेंज कर लेते हैं शॉर्ट, इसको भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं शॉर्ट असेंडिंग ले रहा है, ठीक है। शॉर्ट असेंडिंग मंथली वाइज ascending and then ascending। परसेंटेज कैंसिलेशन से करूँ क्या? नहीं, ऐसे तो ठीक नहीं लग रहा। एवरेज डेली रेट मंथ, ठीक है। ठीक है। अब देखो परसेंटेज कैंसिलेशन में देखो, ये आप लोग देख रहे होगे, आप लोगों को अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो 0.30, क्योंकि उसको मैंने चेंज करना ही मैं भूल गई। तो अब देखो परसेंटेज कैंसिलेशन को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है ना। अब जाके ठीक हुआ ना ये, नहीं तो पता नहीं क्या लग रहा था ये। अब इसको शॉर्ट बाय कर देते हैं असेंडिंग। चलो अब ये परसेंटेज वाइज मेरा आ गया, ठीक है। तो चलो मेरा यहाँ पे एवरेज डेली रेट एंड परसेंटेज कैंसिलेशंस बाय मंथ आ गया। आप लोग ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज देख लेना, करेंसी वगैरह सब चेंज कर देना यहाँ से।
ये परसेंटेज 2 है, 2 ही रहने देता। 2 ठीक है। हाँ, तो एवरेज डेली रेट भी आ गया मेरा। आप होवर करोगे तो आपको एवरेज डेली रेट दिखेगा एंड ये मेरा परसेंटेज कैंसिलेशन है जो कि आपको ये मेरे राइट साइड में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में एवरेज डेली रेट है। इसको थोड़ा हम लोग अरेंज भी करेंगे। अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। ये हो गया। अब मुझे इसके बाद मुझे कैंसिलेशंस निकालना है बाय वीकडेज, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालना है। वो बहुत सिंपल सा होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे एक स्टैक कॉलम चार्ट ले रही हूँ एंड इसमें मुझे चाहिए टोटल कैंसिलेशंस बाय वीकडेज। तो अब वीकडेज तो मेरे पास है, यहाँ पे वीकडेज पे क्लिक करते हैं एंड टोटल कैंसिलेशंस बाय वीकडेज। तो मेरा ये टोटल कैंसिलेशंस बाय वीकडेज आ गया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ एंड इसको शॉर्ट बाय एक्सटेंडिंग शॉर्ट एक्सेस बाय वीकडेज। हाँ, तो ये हो गया टोटल कैंसिलेशंस बाय वीकडेज। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसके बाद अपना कैंसिलेशन रेट भी देखना है या एवरेज डेली रेट देखना है। तो सबसे पहले मुझे अभी यहाँ पे जाने से पहले इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव होने के बाद हम लोग अपने डेटा टैब में जाते हैं। तो अभी हमारे पास, जैसे मैं अपने डेटा टेबल में जाती हूँ एंड यहाँ पे देखो मेरे पास ये सारे देखो रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू कैंसिल, सब दूसरे स्टेटस अपडेट का यूज नहीं है मुझे। एक्चुअली एवरेज रेट का भी हमने यूज कर लिया। कंट्री कस्टमर टाइप मुझे तो यूज नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो अगर आपको मन है तो। एंड गेस्ट 90 सबसे ज्यादा। हाँ, अब लीड टाइम को हम लोग अब समझते हैं कि लीड टाइम बेसिकली क्या है। लीड टाइम का मतलब ये होता है कि जिस समय किसी, सपोज एक पर्सन है, उसने एक होटल बुक किया या रिजर्वेशन किया है एंड देन वो चेकआउट कब करता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको लीड टाइम कहते हैं। ठीक है, तो जब वो कोई बंदा वो जब होटल बुक किया, मीन्स वो रिजर्वेशन डेट, ठीक है, वो रिजर्वेशन डेट एंड उसके बाद वो चेक इन डेट, तो इन उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग लीड टाइम कहते हैं। तो ये हो गया लीड टाइम। तो आप लोग गूगल पे भी सर्च करते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीड टाइम, तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसमें बहुत ब्रीफली दिया हुआ है लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया। इसका बेसिक सा मतलब यही होता है कि जिस दिन आप रिजर्वेशन, जो आपका डेट होता है जिस दिन आपने बुक किया है होटल को या रूम को, उसके बाद एंड जो चेक इन डेट होता है जिस दिन आप एक्चुअल में चेक इन करते हो होटल में, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको लीड टाइम कहते हैं। तो उसको हम लोग यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इसको, ये जैसे कि इस तरीके से नंबर में, तो अब इसको तो हम लोग डिस्प्ले नहीं करने वाले हैं, इसको हम लोग रेंज में डाल देते हैं। मीन्स जैसे हमें लीड टाइम का मतलब वही हुआ ना कि कितने दिनों में ये हुआ, मीन्स कितने डिफरेंस कितने बने रिजर्वेशन डेट और चेक इन डेट में। तो हमें डिफरेंस जाना है, तो रेंज जानी है, तो बेसिकली हम लोग उसके लिए एक नया कॉलम ले लेते हैं, एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग अपनी रेंज डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगी। तो इसमें हमें क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा लीड, कहाँ गया लीड टाइम, हाँ देखो ये मेरा लीड टाइम है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी 30 से नीचे के हैं वो 0 से 30 के रेंज में चले जाए और जो उससे 30 से ऊपर है वो ग्रेटर देन 30 डेज में चले जाए। यही तो मतलब बेसिकली हम लोग को चाहिए ना। बेसिकली हम लोग रेंज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ दीज नंबर्स हम लोग रेंज में चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखो बहुत सारे नंबर्स, अब सबको अलग अलग रेंज में डिस्प्ले कराना वो उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास इतने स्पेस भी नहीं होते कि हम सारे अलग अलग, एंड प्लस जो कस्टमर होते हैं या जो भी जिसको भी आप पावर बीआई या डैशबोर्ड दिखाओगे उसे भी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप ऐसे रेंज में दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे एक कॉलम लूंगी, मुझे कॉलम ऐड करनी है। तो यहाँ पे कंडीशनल कॉलम देखो एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो कंडीशनल कॉलम में आप एक, यहाँ पे जैसे कॉलम नेम कस्टम है, आप लोग, मैं यहाँ पे दे रही हूँ लीड टाइम ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है,
एंड कॉलम नेम मैं यहाँ पे दे रही हूँ मेरा जो लीड टाइम हाँ, एंड इक्वल्स नहीं, लेस देन और इक्वल टू अगर मेरा 30 है तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा 0 to 30 डेज, ठीक है। एंड अगर ग्रेटर देन 30 है तो ये मेरा ग्रेटर देन 30 डेज, इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। मीन्स जो भी वैल्यूज मेरे 0 से 30 के रेंज में आएगी वो मेरा इसमें आएगा, इस तरीके से डिस्प्ले होगा 0 से 30 डेज, मतलब इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिस्प्ले कराएंगे तो हमारे विजुअल्स में भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो अब ओके कर दो इसको, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अप्लाई एंड क्लोज कर देते हैं। फिर से हमारा डेटा लोड हो रहा है क्योंकि हमने अभी अभी एक कॉलम लगाया तो वो इस वजह से वापस से लोड हो रहा है। देखो लोड हो गया हमारा। तो यहाँ पे लीड टाइम ट्रांसफॉर्म देखो आ गया ना, लीड टाइम ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लीड टाइम ट्रांसफॉर्म भी आ गया। तो अब मुझे और 2 विजुअल्स बनाने हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा है तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत बीच बीच में एडिटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये ऐसे है। तो मेरे को यहाँ पे बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स घुसाना है। यहाँ पे, ठीक है, इसको पूरा ऑन कर देते हैं। एंड देन इफेक्ट्स में बैकग्राउंड में ब्लैक रखना चाहती हूँ, ठीक है। एंड टेक्स्ट मेरा वाइट। तो मैं यहाँ पे होटल बुकिंग डैशबोर्ड है मेरा, ठीक है। हेडिंग डाल दे रहे हैं अभी के लिए। इसको कर देते हैं थोड़ा बड़ा, इतना ठीक है आई थिंक। बोल्ड, सेंटर, 32, इतना ठीक, ये हो गया। वॉलपेपर भी लगा दूं क्या पहले, क्या विजुअल्स बना लेते हैं। चलो पहले विजुअल्स ही बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारी इसमें आज तो इसमें बहुत सारी एडिटिंग करनी है बिकॉज मुझे ये अलग अलग कलर से डिस्प्ले करवाना है, बिकॉज ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा किस तरह की हमारी डैशबोर्ड है, तो उस हिसाब से हम लोग आज करेंगे। तो आज बहुत सारी नई नई एडिटिंग भी सीखने को मिलेगा, नॉट इवन जस्ट हम लोगों ने डैक्स कैलकुलेशन देखा, डेटा टेबल बनाना देखा, आज हम लोग थोड़ा हाई लेवल की एडिटिंग भी देखेंगे। तो हम लोग वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले, इससे तो छुटकारा मिले हमें। तो मुझे क्या चाहिए था, लीड टाइम ट्रांसफॉर्म, मैंने तो ले आया है। अब सबसे पहले हम लोग लीड टाइम ट्रांसफॉर्म देखते हैं, ठीक है। कहाँ गया मेरा, सबसे पहले तो मैं अपना एक स्टैट कॉलम चार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं डालती हूँ मेरा लीड टाइम ट्रांसफॉर्म एंड साथ में मेरा जो कैंसिलेशंस है। तो देखो 0 से 30 डेज में इतने हुए मेरे लीड टाइम ट्रांसफॉर्म, ग्रेटर देन 30 डेज में परसेंटेज कैलकुलेट कैंसिलेशन 45.91% एंड इसमें 18.56%, 0 से 30 डेज के बीच में। ओके, तो ये मेरा हो गया एक। एंड देन अगेन मेरे को एक और चाहिए, तो उसके लिए अगेन मैं एक चार्ट निकालती हूँ एंड इसमें मुझे इस बार चाहिए एवरेज डेली रेट निकालना है मुझे अकॉर्डिंग टू दिस लीड टाइम ट्रांसफॉर्म। तो अगेन लीड टाइम ट्रांसफॉर्म लेते हैं एंड मुझे एवरेज डेली रेट चाहिए। तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं, एवरेज डेली रेट मेरा कितना है, $103 एंड $99। ओके ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब इसके बाद हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, अब हमें आती है बारी एडिटिंग की। तो एडिटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो अब ये सब ब्लू ब्लू में दिख रहा है, अब ये तो डायरेक्ट आप उठा के नहीं दे सकते कस्टमर या फिर बिजनेस को या कंपनी में, तो वो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। बेसिकली बहुत कंफ्यूजन है और उतना अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा है, राइट। पावर बीआई का डैशबोर्ड का मीन्स आपको अट्रैक्टिव लगना चाहिए आपका डैशबोर्ड, राइट। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले हम लोग ना वो एक वॉलपेपर डाल लेते हैं। तो मेरे पास एक वॉलपेपर है, मैंने डाउनलोड किया करके रखा हुआ है। आप लोग कोई भी जैसे वॉलपेपर या बैकग्राउंड इमेज ना आप लोग कहीं से भी कोई भी उठा सकते हो। मैं तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करती हूँ बैकग्राउंड इमेज दिस कलर, एनी कलर, लाइक
लाइक सपोज मैंने ब्लू बैकग्राउंड इमेज किया तो बहुत सारे एचडी में आ जाते हैं, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लो फिर यहाँ इंपोर्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। तो यहाँ पे चलो कैनवास बैकग्राउंड में सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट सबसे पहले आपको सेंटर में क्लिक करना, आप लोग किसी इस पे मत क्लिक कर देना, किसी विजुअल पे, सेंटर में क्लिक करना है बेसिकली इस पूरे पेज पे। एंड देन यहाँ पे कैनवास बैकग्राउंड का फॉर्मेट पेज में कैनवास बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, इमेज पे जाना एंड यहाँ पे मेरा आई स्टॉक देखो मैंने कैलकुलेट यहाँ से डाउनलोड किया हुआ था, तो ये आ गया, इसको मैं फिट कर देती हूँ, ये पूरा मैं ट्रांसपेरेंसी 0 कर दी, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा एडिटिंग कर देते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को वहाँ थंबनेल में दिखाया है वो कितना सही दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ी बहुत इसको एडिटिंग कर देते हैं ताकि ये भी अच्छा दिखे। स्पेसेस थोड़े कम कर दिए मैंने इसके, चलो ये हो गया हमारा। अब हम लोग चलो एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये वाली, इसमें मैं क्या करूंगी, जनरल सेटिंग्स में जाऊंगी, इफेक्ट्स में जाऊंगी, बैकग्राउंड में मैं ब्लैक डालूंगी, सबको पहले ब्लैक ही कर देते हैं, ब्लैक मैं एक में कर दूंगी, फिर बाकी आप लोग उस हिसाब से सारे में कर देना, क्योंकि अगर मैं पूरा सारे एडिटिंग दिखाने लगूंगी तो आप बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी, फिर आप लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कितनी लंबी वीडियोस है कौन ही देखेगा, राइट। सो मैं एक में कर देती हूँ, आप लोग उस हिसाब से सपोज इसी में करके दिखाती हूँ, ये तो थोड़ा ये दोनों करके देती हूँ, बाकी ये दोनों तो सिंपल ही है, आप लोग कर ही लोगे है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। अब देखो इस वाले पे मैंने क्लिक करा है, अब ये इमेज ये इसकी थोड़ी एडिटिंग मैं बाद में करूंगी, सबसे पहले इसे कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले तो इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी मैं 20 रखू क्या, 29 ठीक लग रहा है ना, इसका भी 29 कर देते हैं, 29 यार, हाँ ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका थोड़ा कलर वगैरह हम लोग चेंज कर देते हैं, विजुअल्स में जाते हैं हम लोग, लेजेंड में नहीं कॉलम्स में जाते हैं। अब देखो ये दो कलर है, मैं यहाँ पे ये कलर ले रही हूँ, एक ब्लू, रेवेन्यू लॉस को ब्लू नहीं, टोटल रेवेन्यू ब्लू तो है ही, रेवेन्यू लॉस को मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ये वाली कलर, तो देखो अब ये सही दिख रहा है ना, रेवेन्यू लॉस रेड कलर से दिख रहा है ना, तो अब सही लग रहा है। वैसे इसको अब इसकी जो भी हेडिंग वगैरह है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो अगेन इस पे भी मैं अपने कॉलम्स पे जाती हूँ, इसको मैं ब्लू कर दूं क्या, ब्लू करूं या देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, आप लोग ना ऐसे रेंज भी डाल सकते हो, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट ब्लू भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट मुझे यहाँ पे कंडीशनल का एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो इस पे एफएक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट फील्ड फॉर्मेट स्टाइल ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मींस इस तरह से होगा, ठीक है, लाइट लाइट जाते जाते जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी हाईएस्ट वैल्यू विल गो टू दिस, तो आप लोग हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को इस हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं ये कलर ले रही हूँ हाईएस्ट वैल्यू के लिए एंड लोएस्ट के लिए मैं ये ले लूं या ये ले लूं, ये ले लेती हूँ राइट वाली। एंड व्हाट फील्ड शुड बी बेस दिस ऑन, तो इसको किस फील्ड पे बेस करना है, तो मुझे यहाँ पे ये एवरेज डेली रेट पे, अभी जैसे कि ये काउंट ऑफ मंथ है, मुझे ये एवरेज डेली रेट पे चाहिए, तो मैं यहाँ यार एवरेज डेली रेट पे कर रही हूँ एंड क्लिक ओके, तो देखो उस हिसाब से आ गया ना मेरा वैल्यू। तो अब देखो अब ये वाली जो है ये तो हमारी आ गई, अब हमारी नेक्स्ट क्या है, मार्कर तो ठीक है, राइट लाइंस, लाइंस देखो लाइंस जो हमारी है ये सॉलिड है, इसकी स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, कलर जो है मैं ये रेड करती हूँ, स्पेसिंग ठीक है, मार्कर्स ऑन करते हैं, शेप भी ठीक है, इसका ये बढ़ा दिया मैंने, स्टेप 5 ठीक है ना, हाँ ये हो गया मेरा। अब देखो इस तरीके से मेरी जो
परसेंटेज कैलकुलेशन है वो डिस्प्ले हो रही है। तो अब आप लोग इस सर्कल पे भी क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। 41.16, 31, 39.32.15, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब इसको वैसे ही इसकी सारी फॉर्मेटिंग को मैं ठीक करती हूँ, एक मैं ठीक करूंगी, बाकी आप लोग सारे में ठीक कर लेना। अब ग्रेडियंट इसमें भी अप्लाई करने का आप लोगों को मन है तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो वैल्यूज है, यहाँ पे एफएक्स अगेन आएगा, आप लोग उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो सपोज आपको यहाँ ब्लू चाहिए एंड देन अगेन ये ग्रे चाहिए, ओके। तो देखो यहाँ आ गया ना इस तरीके से। तो आप लोग इस तरीके से ग्रेडियंट लगा सकते हो। तो ये तो आप लोग कर लो। उसके बाद चलो मैं ये भी दिखा देती हूँ, एक में करके दिखा देती हूँ कैसे कैसे आप लोगों को डालना है। तो बैकग्राउंड वगैरह तो ठीक था, विजुअल बॉर्डर ऑन कर देते हैं, इसको राउंडेड कॉर्नर्स कर देते हैं, ठीक है। इसको भी वैसे ही राउंडेड कॉर्नर्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जल्दी से मैं ये एडिटिंग कर देती हूँ, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत एडिटिंग करना, ज्यादा तो है नहीं। बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, इसको मिडिल कर देते हैं, हाँ मिडिल कर दिया। टाइटल, इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर, शैडो, लेजेंड को भी मैं अपना टॉप लेफ्ट में है, टॉप सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं, वाइट हो गया, बोल्ड हो गया, ये ठीक है। एंड ऐसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा विजुअल्स में जाते हैं, एक्स एक्सिस में ये भी मेरा वाइट था, इसको वाइट कर दिया, थोड़ा इंक्रीज कर दिया एंड देन इसे बोल्ड भी बना दिया। टाइटल अगेन वाइट, मंथ, ये तो ऐसी ठीक है। वाई एक्सिस में अगेन आप लोग देखो ऐसी जितना इसको एक्सप्लोर करो ना उतने आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। मैंने बहुत बार बनाया तो मुझे जल्दी जल्दी हो जाता है। टाइटल अगेन वाइट, ये हो गया। अब ये सब हो गया, वाई एक्सेस हो गया, लेजेंड हो गया, गाइडलाइन शायद ऑन है ना, ऑफ कर दिया मैंने। देखो अब ये क्लीन दिख रहा है ना। तो देखो ये वाला तो मैंने कर दिया, थोड़ा आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाली साइज है इसको इंक्रीज कर सकते हो। मैं अभी थोड़ा बहुत सोचा इंक्रीज कर दूं। पहले ये सारी मैं फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ, आप लोग भी फटाफट से सारी फॉर्मेटिंग कर लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसा दिखता है हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे सारी एडिटिंग कर ली है। मैंने थोड़े बहुत देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ग्रेडियंट्स लगाना, वो मैंने ग्रेडियंट्स यहाँ लगा दिया है। एंड देन देखो यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस किए, जैसे कि यहाँ पे मेरा ये वाला चार्ट था स्टैक्ड कॉलम चार्ट, यहाँ पे मैंने क्लस्टर्ड बार चार्ट कर दिया है, तो ये हो गया मेरा। एंड देन टॉप जो हमारा ये ऑप्शन है टोटल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू लॉस बाय मंथ या एवरेज, इन सब में मैंने बैकग्राउंड इमेज डाल दिया। जो भी मेरा ऐसे टॉपिक था वो सारे मैंने थोड़े बहुत चेंज कर दिए। तो आप लोग वो चेंज कर सकते हो या फिर वैसे ही रहने दे सकते हो। तो मैंने ऐसे छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पे सारे अपने हेडिंग्स को चेंज कर दिया, या फिर आप लोग वैसे ही रहने दे सकते हो। तो ये हो गया, मैंने थोड़े बहुत साइजेस भी इंक्रीज किए हैं, तो वो आप लोग कर देना। एंड बाकी तो मैंने आपको दिखाई दिया था ये सब करके, बैकग्राउंड इमेज डाल के, ये हेडिंग ये मैंने टाइटल लगाया, होटल बुकिंग डैशबोर्ड, एंड जो भी मैंने ग्रेडियंट लगाना आपको सिखा दिया। ये लाइन तो कैसे एडिट करते हैं वो भी मैंने कर दिया था। अब जो लास्ट पार्ट आता है उसमें, अब जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 2016 का चाहिए। अब ये तो मैंने यहाँ पे कोई फिल्टरिंग नहीं लगाई है, तो मुझे 2016 का चाहिए था। एंड होटल, जैसे कि मेरे पास 2 होटल थे, ठीक है, एक रिसोर्ट था एक सिटी था, ठीक है। तो मेरे पास 2 होटल थे, एक रिसोर्ट और एक सिटी। तो मुझे सिर्फ रिसोर्ट का देखना, तो वो हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगेन मेरे पास डेटा टेबल में आपको दिख रहा होगा होटल है, तो यहाँ आपको क्या जाना, आपको किसी भी विजुअल पे क्लिक नहीं करना, आपको बीच सेंटर में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फिल्टर्स का टैब दिखेगा, तो फिल्टर ऑन दिस पेज, तो यहाँ पे हम लोग जो भी फिल्टर लगाएंगे वो इस पूरे पेज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे मैं होटल को यहाँ पे ट्रैक कर रही हूँ एंड देखो यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग आपको चूज करनी है। एंड देन देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप लोग सिटी रख सकते हो या रिसोर्ट रख सकते हो। जैसे मुझे रिसोर्ट का चाहिए तो मैं यहाँ रिसोर्ट क्लिक कर रही हूँ, तो अब देखो ये रिसोर्ट के हिसाब से चेंज हो गया।
एंड देन सिमिलरली मुझे ईयर को भी मैं यहाँ ड्रैग करूंगी। तो ईयर में यहाँ अगेन मैं बेसिक फिल्टरिंग पे जाऊंगी। अब आप लोग कोई भी ईयर का ले सकते हो, 2013, 14, 15, 16, 17। अब मुझे 2016 का चाहिए तो मैंने 2016 पे क्लिक करा। तो ये दोनों मेरी यहाँ पे फिल्टरिंग है। एक है टॉप होटल जो है मेरा रिसोर्ट एंड ईयर इज 2016। तो ये बस इन दोनों चीज का मीन्स ये मुझे सिर्फ 2016 का ही देगा कि 2016 के अप्रैल मंथ में मेरी टोटल रेवेन्यू कितनी हुई, टोटल लॉस कितने हुए। सबसे ज्यादा देखो जुलाई एंड अगस्त में सबसे ज्यादा मेरे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल लॉस हुए हैं। तो ये सिर्फ 2016 के लिए है। एंड कौन से होटल के लिए है? सिर्फ रिसोर्ट के लिए है। तो ये आप लोग इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्लाइसर भी लगा सकते हो ईयरली वाइज यहाँ पे। जैसे कि लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने स्लाइसर लगा के देखा, तो आप लोग उस तरीके से स्लाइसर भी लगा सकते हो। बट जैसे कि मैंने बताया मुझे सिर्फ 2016 का चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे फिल्टरिंग कर दिया। आप लोग चाहे तो स्लाइसर भी लगा सकते हो। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ डैशबोर्ड। एंड देन अगेन जैसे कि लास्ट दोनों प्रोजेक्ट में मैंने बताया था, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगेन यहाँ पे सेव करके इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर दो, या एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करने के बाद आपका ये पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पीडीएफ खुल जाएगा। तो देखो मेरा ये होटल बुकिंग डैशबोर्ड का पीडीएफ खुल चुका है। तो इस तरीके से आप लोग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में, इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बेसिकली डैक्स कैलकुलेशंस बहुत सारे सीखे, साथ में डेटा टेबल बनाना भी सीखा एंड बहुत सारे एडवांस एडिटिंग सीखे, लाइक ग्रेडियंट वगैरह हम लोगों ने लास्ट प्रोजेक्ट्स में नहीं सीखा था, बट इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कुछ यूनिक सीखा है। तो आप लोग इस तरीके से पावर बीआई का प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड इसे अपने रिज्यूमे में शो कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड if you like this video don't forget to like, share and subscribe. Also हम लोग next few videos में और भी amazing DAX calculations देखने वाले हैं, और projects, amazing projects आने वाली है पावर बीआई की। So stay tuned. Bye everyone.